दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंटल हेल्थ के इग्नोरेंस के बारे में। इस पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर आनंद मोहत्ता जी। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसीलिए हम आपके क्लिनिक में आके आपसे चर्चा कर पा रहे हैं। डॉक्टर, आज हम बात करेंगे लोगों के इग्नोरेंस के बारे में। डॉक्टर, जब भी इग्नोरेंस की बात आती है तो लोग सबसे पहली चीज जो इग्नोर करते हैं वो है ब्लीडिंग गम्स। लोगों को लगता है कि आज ब्लीड हो रहा है तो कल ठीक हो जाएगा, तो ऐसा लोग क्यों करते हैं? इसके बारे में हमें कुछ बताइए। इग्नोरेंस जो है या नेग्लिजेंस आप बोल सकते हैं उसको, ये डेंटिस्ट्री के मामले में या दांतों के मामले में थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है पेशेंट्स से। क्योंकि भगवान ने अपने को 32 दांत दिए हैं। तो आज एक दांत सपोज आपको कोई भी कारणवश निकालना पड़ता है, कीड़ लग जाती है, पायरिया हो जाता है, कोई भी कारण होता है, एक दांत निकाला फिर भी 31 दांत है अपने पास, अपना काम चल रहा है। तो इस वजह से कई लोग थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं बिकॉज काम चलता रहता है। आंखों के मामले में आपके पास सिर्फ 2 ही आंखें हैं, दिल सिर्फ 1 है, किडनी सिर्फ 2 है, तो उसमें आप इतना ज्यादा इग्नोर नहीं करते, उस चीज को आप थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेते हैं। सो दांतों के मामले में ये एक नेगेटिव चीज है जो लोग थोड़ा इग्नोर ज्यादा कर लेते हैं, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब जैसे आपने मुझे कहा कि ब्लीडिंग गम्स के बारे में, तो फ्रैंकली बहुत सारे लोग समझते हैं कि ब्लीडिंग गम्स तो नॉर्मल है। कई लोगों का ये सोचते हैं हाँ तो वो तो ब्लीड करता ही है, वो तो करना ही चाहिए। अगर मैंने एप्पल खाया तो ब्लीड करता है, या मैंने ब्रश करके थूका तो मुझे जो ब्लड दिखता है रोज सुबह, वो गलत है, वो नॉर्मल नहीं है। ब्लीडिंग गम्स का मतलब यही है कि आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि सर इधर कुछ तकलीफ है, आप मुझे ठीक करिए। ये बॉडी का आपको कहने का तरीका है कि इसमें कुछ तो खराबी है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही कोई चीज ब्लीड नहीं होती, आपकी बॉडी में से कहीं से ब्लड नहीं निकलने लगता है अपने आप, वो नॉर्मल नहीं है। अगर आपके नाखूनों के इधर से ब्लड निकलने लगेगा तो वो नॉर्मल नहीं है, राइट? उसमें कुछ तो गलत है। तो ब्लीडिंग गम्स भी सही नहीं है, वो गलत है। अब ब्लीडिंग गम्स क्यों होते हैं? ब्लीडिंग गम्स होते हैं एक कंडीशन जिसको हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं जिंजिवाइटिस, जो होता है दांतों के मसूड़ों की इन्फ्लेमेशन। मसूड़ों को हमारे साइंटिफिक वर्ड में बोला जाता है जिंजाइवा, और आइटिस होता है हर चीज के लिए जहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाए, जैसे हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये सब कंडीशंस बेसिकली यही बता रही है कि इन्फ्लेमेशन है। वैसे ही जिंजिवाइटिस है जो दांतों के मसूड़ों के इन्फ्लेमेशन। और जिंजिवाइटिस का सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है वो होता है ब्लीडिंग गम्स। मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़ों में सूजन आती है, और वो जब भी आप उसको कुछ टच करते हैं, कुछ होता है तो वो ब्लीड करते हैं। आपने कुछ एप्पल खाया या कुछ खाया या आपने ब्रश किया तो अब आप थूकते तो आपको ब्लीडिंग गम्स दिखाई देते। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ब्लीडिंग गम्स होते किस कारण से, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ा कारण है ब्लीडिंग गम्स का प्लाक और टार्टार। प्लाक जो चीज है वो दांतों पे नेचुरली हर 2 घंटे में बन जाती है। अगर आपने अभी ब्रश किया है 2 घंटे में प्लाक बनने लगेगा। प्लाक किस चीज का बना होता है? कीटाणुओं का। मुंह में बहुत सारे टाइप के कीटाणु हैं अपने, वो कीटाणु इमीडिएटली दांतों पे वापस बैठने लगते हैं और वो एक लेयर बनाते हैं जिसको हम बायोफिल्म कहते हैं। वो एक लेयर जो दांतों को चिपक जाती है उसको हम प्लाक कहते हैं। अगर आप उस प्लाक को क्लीन नहीं करते हैं तो वो करीबन 2 से 3 दिन के अंदर कड़क होने लगती है और वो टार्टार बन जाती है। टार्टार को आप ब्रश से नहीं निकाल सकते, उसको हमको डेंटिस्ट के पास आके ही क्लीन करवाना पड़ता है। सो बेसिकली प्रोसेस क्या है? अगर आपकी ब्रशिंग सही तरीके से नहीं हो रही है, आप फ्लॉस सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, या कई लोग फॉर एग्जांपल फ्लॉस करते ही नहीं है, 70-80% ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट फ्लॉस, उन्हें पता ही नहीं होता है। कई लोगों को, हमारे कई पेशेंट्स से, सर फ्लॉस हमने कभी नहीं किया जिंदगी में, तो कई लोगों का ये रिएक्शन होता है। तो अगर आपने ये सब चीजें नहीं की है तो आपको जिंजिवाइटिस होगी। और अगर ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं उसका साइन है कि आपको जिंजिवाइटिस है। हाँ, बट ये नहीं है कि जिंजिवाइटिस इज द ओनली साइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लोग स्मोक करते हैं उनमें ये बॉडी का रिस्पॉन्स जो है इन्फ्लेमेशन का वो दबा रहता है, तो उनमें मसूड़ों की तकलीफ होगी बट ब्लीडिंग नहीं होगी। तो आप ये मत रुकिए कि ब्लीडिंग नहीं हो रही है मतलब सब ठीक है। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी या आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रही है उसको, और इस वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है और ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कॉमनली स्मोकर्स में देखी जाती है कि स्मोकिंग की वजह से उनकी बॉडी का रिस्पॉन्स ही इतना डिप्रेस हो जाता है कि उनमें बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करती और ब्लीडिंग ही नहीं होती है। सो ब्लीडिंग गम्स इज नॉट द ओनली साइन बट इट इज वन ऑफ द साइंस। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है?
फर्स्ट चीज, यू विल हैव टू विजिट अ डेंटिस्ट। आपको एक डेंटिस्ट के पास आना है, आपको पास के जो भी डेंटिस्ट होंगे उनको दिखाइए, उनको बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। मोस्ट कॉमन और सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है उसको कॉज को ट्रीट करना। उसका कॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है प्लाक और टार्टर, जो हम एक स्केलिंग नाम की प्रोसीजर होती है जिससे वो प्लाक और टार्टर को हम क्लीन कर देते हैं। वो क्लीन करने के बाद 4 से 5 दिन के अंदर आपके मसूड़े धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएंगे और हफ्ते 10 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब इसके बाद आपकी ब्रशिंग और फ्लॉसिंग अगर आपने अच्छे से की, आपकी हैबिट्स अपन ने इंप्रूव कर ली, तो आपको वापस ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दिस इज ऑल ओनली रिलेटेड टू योर क्लीनिंग ऑफ योर टीथ एंड योर गम्स। अगर आपने मसूड़ों को अच्छे से साफ किया, ब्रश सही तरीके से यूज किया, सही एंगल में यूज किया, सही टाइम तक यूज किया, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्लॉसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिन में एक बार फ्लॉस करना जरूरी है और ब्रश दिन में 2 बार करना जरूरी है। डॉक्टर, एक और चीज होती है जो लोग बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते हैं, वो है कीड़ लगना। लोगों को लगता है कि कीड़ लगी है तो कुछ छोटे मोटे घरेलू उपाय कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। कीड़ जो लगती है अपने दांतों में, वो इनिशियली सबसे पहले लगेगी आपके दांत के आउटर मोस्ट लेयर पे, जिसे हम एनामल कहते हैं, जो हमको दिखाई देता है, जो अपने को सबसे व्हाइट कलर का जो दांत का पार्ट दिखाई देता है उसको एनामल कहते हैं। वो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है, बट उसमें भी कीड़ लगती है और वो धीरे धीरे डिके हो सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि एनामल में कोई नर्व सप्लाई नहीं होती है, तो इनिशियल स्टेज में आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी, आपकी लाइफ चलती रहेगी, आपको ना ठंडा गरम खट्टा मीठा कोई कंप्लेन नहीं होगी। आपको सिर्फ हो सकता है दांत पे कुछ दाग दिखाई दे ब्लैक या ब्राउन कलर का, और कई बार वो कीड़ ऐसी जगह पे होती है कि वो आपको दिखाई तक न दे। कई बार हमको एज अ डेंटिस्ट नहीं दिखाई देती, हमको एक्सरे लेके कंफर्म करनी पड़ती है, तो वो छुपी जगहों पे भी रह सकती है जो आपको नहीं मालूम पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि हर 6 महीने में चेकअप्स जरूरी है, ताकि आपकी छुपी हुई डीके को भी हम ढूंढ के क्लीन कर सके बिफोर दे गो टू अ सीरियस लेवल। सो कमिंग बैक टू द डीके, अब इनामल में डीके स्टार्ट हुआ, अगर आपने उसको टाइमली डॉक्टर को नहीं दिखाया, आपने अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो धीरे धीरे वो डीके इनामल से डेंटिन, जो दांत का सेकेंड अंदर का लेयर है, उसमें फैलेगा, और डेंटिन इनामल जितना हार्ड नहीं होता है, तो वहां अब डीके थोड़ा फास्ट फैलता है। इनामल में अगर उसको 2 साल लगे तो डेंटिन में वो 6 महीने में फैल जाएगा, क्योंकि डेंटिन सॉफ्ट होता है और उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि उसमें डीके जल्दी फैल सकता है। सो अगर आपने इमीडिएटली नहीं ट्रीट किया था तो अब डेंटिन में आ गया, तब हाँ आपको शायद थोड़े सिम्टम्स भी आने लगेंगे, जैसे ठंडा लगना, खट्टा लगना, मीठा लगना, गर्म लगना, ये तकलीफें आ जाएंगी। इसका अगेन बॉडी आपको कह रही है कि भाई कुछ गलत हो रहा है, इसको ठीक करवा लो। अब अगर आपने इसको इग्नोर किया या आपने इसको नेग्लेक्ट किया, तो धीरे धीरे वो डीके पहुंच जाएगा आपके नर्व में, जिसको हम पल्प कहते हैं। और एक बार डीके और इन्फेक्शन आपके पल्प में पहुंच गया तो अब एक ही ट्रीटमेंट हो सकता है, वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो अब वो ऑलरेडी आप लास्ट स्टेज पे आ गए हैं, तो अगर आप वो छोटे से डीके को इग्नोर करते हो तो करीबन 3 से 5 साल की एज रेंज में नॉर्मली डीके इनामल से लेके नर्व तक पहुंच जाता है। अब 70% पेशेंट्स में कोई भी कंप्लेन नहीं होती है, और वो नर्व तक को इन्वॉल्व कर लिया होता है और नर्व डेड भी हो गई होती है। तो अगर आप सिर्फ दर्द के लिए या सेंसिटिविटी के लिए या कोई कंप्लेन के लिए रुके रहे, तो हो सकता है आपको कोई कंप्लेन ना हो, एंड सडनली आप देखो तो अरे दांत में इतना बड़ा खड्डा हो गया या दांत पूरी तरह से टूट गया, बट इसने शायद आपको कभी तकलीफ नहीं दी। सो डोंट वेट फॉर पेन एज अ प्रॉब्लम। पेन पे ही अपन रिएक्ट करते हैं हमेशा, बट पेन इज नॉट द ओनली सिम्टम दैट यू कैन हैव। मेनी टाइम्स देयर आर नो सिम्टम्स, कभी पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि हर 6 महीने में आप प्लीज अपने डेंटिस्ट को विजिट कीजिए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए। हम डेंटिस्ट थोड़े से बदनाम है किस बारे में, कि हमारे चार्जेस थोड़े ज्यादा है, ये हर कोई जानता है, राइट? हमारे चार्जेस ज्यादा नहीं है। अगर आप ट्रीटमेंट जल्दी करवा ले तो आपका फिलिंग से काम हो जाएगा। हाँ, वही काम आपने अगर नहीं कराया, आपने उसको डिले किया, आपने इग्नोर किया और आपने नहीं करवाया ट्रीटमेंट फॉर एनी रीजन, तो 4 साल बाद 5 साल बाद उसका रूट कैनाल पे जाएगा। जो फिलिंग आपकी 2 से 5 हजार रुपए में हो रही थी, वो अब रूट कैनाल 8 से 10 हजार रुपए, फिर उसके ऊपर कैप अगेन 5 से 10 हजार रुपए, मतलब वो जो 2000 से 5000 की रेंज थी वो 20 हजार पे चली गई। अगर आपने उसको नहीं ठीक कराया तो इम्प्लांट या ब्रिज, प्राइस बढ़ता जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी। तो ट्रीटमेंट महंगा नहीं है, आप इग्नोर करते जाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट बढ़ता जाएगा और फिर वो महंगा होता जाएगा, क्योंकि आपको एडवांस ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, प्रॉब्लम उधर आती।
और अगर आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी टाइम पे नहीं कराया तो फिर दांत निकालने की जरूरत पड़ सकती है, फिर ब्रिज करो, इम्प्लांट करो। सी कॉम्प्लिकेशंस गेट मोर एंड मोर, प्रोसीजर्स उतने ही इन्वेजिव होते जाते हैं, तकलीफ उतनी ही आपके लिए बढ़ती जाती है और खर्चा भी बढ़ता जाता है। जी, मतलब डॉक्टर एक्सपेंसिव नहीं होते, आपका इग्नोरेंस उसकी वो महंगा कीमत पड़ता है। बढ़ा देता है। हाँ, आप एक अच्छा सा टूथब्रश हर 3 महीने में चेंज कर लो, वो 25-30 रुपए का टूथब्रश सस्ता है, ना कि हमारे पास आके फिलिंग पे खर्चा करो। जी, अगर आप वो टूथब्रश नहीं मैं तो 6 महीने ब्रश वापरता हूँ, अरे वो 25-30 रुपए का सादा सा टूथब्रश ले लो। मैं नहीं कहूंगा कि आपको ऐसे आड़े टेढ़े ब्रिसल्स वाला चाहिए, जिगजैग ये वो, कोई जरूरत नहीं। अगर आपकी टेक्निक सही है तो कोई जरूरत नहीं, अगर आपकी डाइट सही है तो आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक ब्रश, प्रॉपर टेक्निक डज द जॉब, आपको फिर हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर, जब भी लोगों के दूध के दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उन्हें लगता है कि ये तो दूध के दांत है, ये तो टूट जाएंगे, तो फिर इसका क्या ट्रीटमेंट करना, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बहुत ही कॉमन परसेप्शन है या लोगों की सोच है कि अरे ये तो दूध के दांत है, ये तो अभी गिर जाएंगे, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल की उम्र में गिरने शुरू हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल। तो कई लोग यही सोचते हैं अरे ये दूध का दांत है, इसका क्यों ट्रीटमेंट करना। दूध के दांत उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट आपके परमानेंट टीथ है, इनफैक्ट वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके ग्रोइंग एज में है। बच्चे की ग्रोइंग जो ग्रोथ पीरियड है, जैसे कि 6 महीने से लेके दांत आने शुरू होते हैं और दूध के दांत करीबन 12 साल की उम्र तक रहते हैं, फिर परमानेंट दांत पूरी तरह से आ गए होते हैं। तो ये 6 महीने से लेके 12 साल की उम्र तक में बच्चा कहां से कहां ग्रो हो जाता है, तो वो सारी ग्रोथ ऑफ योर जॉ, ऑफ योर स्पीच, ये सारी चीज दूध के दांतों से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल जो दूध के दांत है उनकी वजह से जॉ का ग्रोथ पूरी तरह से इम्पैक्ट होता है। तो जो अपने जबड़े के बोन्स है उनका जो ग्रो होना है, उनका जो अलाइनमेंट होना है, वो पूरा का पूरा दूध के दांतों पे डिपेंड करता है। अगर दूध के दांत कोई भी कारण से कम उम्र में निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, कुछ भी होता है, तो वो जॉ की ग्रोथ हैम्पर हो जाती है। तो कुछ लोगों में अगर आपने नोटिस किया हो तो उनका कोई एक जबड़ा इतना प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता है। वो एक छोटी सी इग्नोरेंस की वजह से हो सकता है कि भाई उन्होंने दूध के दांतों का ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं कराया, और अब जब वो 25-30 साल की उम्र के हो जाते हैं और वो कॉन्शियस होते हैं अपने लुक के, अब उनको पूरी बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ती है जिसमें हमको जबड़े को कट करके आगे लेना या पीछे लेने का काम करना पड़े, जो अगर 3-4 साल की उम्र में कर लिया गया होता तो बहुत ही इजीली ठीक हो सकता था और बहुत ही कम टाइम में ठीक हो सकता था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एज है बच्चे की जहां स्पीच डेवलप होती है, और बोलने में दांतों का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज वो एक लिप्स, टंग और दांत साथ में मिलके स्पीच को रिफाइन करते हैं। अगर दांत नहीं है तो उस ग्रोइंग एज में बच्चे की लैंग्वेज अफेक्ट होगी, उसके प्रोनाउंसिएशंस अफेक्ट होंगे, जो शायद उसके साथ उसकी जिंदगी भर रहेंगे। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी स्पीच डेवलप होने के लिए उनके पास दांत होने चाहिए। तीसरी चीज जो आजकल ज्यादा कॉमन हो गई है कि बच्चे कॉन्शियस हो जाते हैं क्योंकि दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। अगर उनके आगे के दांत नहीं है तो वो कोई भी वर्ड्स यूज करके या उन पे कमेंट करते हैं, तो उनके साइकोलॉजी पे भी इम्पैक्ट कर सकता है, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी इम्पैक्ट कर सकता है कि अरे मैं तो ऐसा दिख रहा हूँ, या अरे वो बोले जाते हैं ना बक टीथ या रैबिट टीथ है, बनी टीथ है। तो ये सब वर्ड्स या ये सब जो कॉमन है, अब ये बच्चों के साथ होता ही है, बच्चे तो मस्ती करते ही है, तो वो सब भी बच्चों को इम्पैक्ट करता है। तो दूध के दांतों का अपने को ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूध के दांत जगह मेंटेन करते हैं परमानेंट टीथ के आने के लिए। अगर कोई भी कारण से किसी बच्चे का दूध का दांत जल्दी निकाल दिया गया तो क्या होगा, जो पीछे के दांत होंगे वो धीरे धीरे आगे शिफ्ट हो जाएंगे, और वो जो दूध के दांत की जगह थी वो अब कम हो गई, पीछे वाले दांत आगे शिफ्ट हो गए। वो नेचुरल बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि दांत आगे शिफ्ट होते हैं हमेशा। तो अब जो नीचे से परमानेंट दांत आने वाला था उसके लिए जगह कम रह गई, तो अब वो परमानेंट दांत को आना है तो वो कहीं ना कहीं से निकलेगा, वो साइड से या कहीं से तो कोई जगह निकाल के आएगा। तो वो जब ऐसे आ रहा है तो वो ऑब्वियसली कहीं से बाहर से आएगा, टेढ़ा आएगा, रोटेट होके आएगा, मतलब घूम के आएगा, या कुछ वर्स सिचुएशंस में वो आ ही नहीं पाता है क्योंकि जगह इतनी कम हो गई होती है। तो इन सब चीजों की वजह से आगे जाके बच्चों को ब्रेसेस के ट्रीटमेंट्स की जरूरत ज्यादा पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ब्रेसेस की ट्रीटमेंट की जरूरत इसी रीजन से पड़ती है, बट उनका ट्रीटमेंट और लंबा हो जाता है क्योंकि अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमको करेक्ट करनी है। सो दूध के दांतों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे ही पहला दांत मुंह में आ गया है, बच्चों के दांत ब्रश करने हैं,
एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कोशिश कीजिए अपने बच्चों को मीठे चीजों पे जल्दी एक्सपोज न करें। चॉकलेट्स है, मीठे चीजें हैं, उन पे इतना जल्दी उनको एक्सपोज ना करें। उनको रेगुलर डाइट पे थोड़ा यूज टू रखिए। एंड एज अ स्वीट यूज फ्रूट्स, बिकॉज फ्रूट्स भी मीठे होते हैं बट वो फाइब्रस भी होते हैं, तो वो नेचुरली क्लीन कर लेते हैं। चॉकलेट्स मीठी होती है बट फाइब्रस नहीं होती है, तो वो गंदगी आपके दांतों पे रह जाती है। तो अगर कुछ मीठा ही खाना है तो बच्चों को मीठे में फ्रूट्स खिलाने की आदत रखिए। चिक्कू खाइए, एप्पल खाइए, बनाना खाइए। वो दांतों को इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा जितना चॉकलेट्स और रिफाइंड शुगर अफेक्ट करेंगे। चिप्स है या जो भी चीज जो भी रिफाइंड है वो ज्यादा अफेक्ट करेगी। तो ये ध्यान रखना है, बच्चों की हैबिट्स अच्छी डेवलप करिए। एंड एज अ पेरेंट यू हैव टू मेक श्योर कि भाई बच्चों के दूध के दांत भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना उनके परमानेंट दांत है। उनको इग्नोर ना कीजिए, नहीं तो ये आगे जाके बहुत ज्यादा तकलीफ देगा और बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ेगा। तो डॉक्टर, क्या टेढ़े मेढ़े दांतों की ये जो प्रॉब्लम होती है वो भी दूध के दांतों की प्रॉब्लम इग्नोर करने की वजह से ही होती है? एक कारण उसका यही है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि दांत शिफ्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से दांत रोटेटेड आते हैं या आगे पीछे आते हैं। तो एक बड़ा कारण यही है कि दूध के दांतों पे इतना ध्यान नहीं दिया गया था। उसका कारण कुछ भी हो सकता है कि तब प्रायोरिटीज नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, बहुत सारी चीजें हो सकती। सो नॉलेज यूजुअली किसी को नहीं होती है, या तो आज की तारीख में चलो सोशल मीडिया और फोन के हिसाब से थोड़ा एक्सेसिबल हो गया है, बट द बेस्ट पर्सन टू गिव यू नॉलेज इज योर लोकल डेंटिस्ट। सो प्लीज अपने बच्चे को लोकल डेंटिस्ट के पास दिखाइए। हम हमेशा कहते हैं 1 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में कोशिश कीजिए अपने बच्चे को बिना कोई रीजन एक बार दिखा के आइए। आपको लग रहा है बच्चा सब ठीक है, हो सकता है अंदर कोई छोटा डीके हो, कुछ हो, या उनका जॉज उस तरह से डेवलप ना हो रहे हो जैसा हम चाहते हैं, कोई दांत आगे पीछे हो, और वो अगर हम अर्ली ग्रोइंग एज में ही ठीक कर ले तो वो ट्रीटमेंट जल्दी होता है। जो चीज मुझे शायद आगे जाके 12 महीने ले, वो अभी 6 महीने में हो सकती है। सो वो बच्चों को भी तकलीफ कम होगी। और इस उम्र में ट्रीटमेंट फास्ट होता है बिकॉज बोन भी थोड़ा मेलिएबल होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बोन थोड़ा हार्ड होता जाता है, ग्रोइंग एज कम होती जाती है, तो ट्रीटमेंट में भी थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ता है। ट्रीटमेंट पॉसिबल, हम 60 साल की उम्र में भी ब्रेसेस लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते। इनफैक्ट मेरे क्लिनिक में मैक्सिमम पेशेंट्स जिनका अभी ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है वो 35-40 ईयर्स के एज ग्रुप में है। अब आप सोचेंगे अरे अब जाके ब्रेसेस, क्योंकि जब वो छोटे थे उनके पेरेंट्स को इतना अंदाज नहीं था, इग्नोर हो गया। तब प्रायोरिटी थी कि बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, तब फाइनेंसेस उतने नहीं थे। अब ये भी अपनी लाइफ में सेट हो गए, अच्छा अर्न कर रहे हैं, और अब उनको समझ में आ रहा है भाई अब ये नहीं सही है, ये मुझे सही नहीं दिख रहा है, प्रोफेशनली या फंक्शनली मुझे तकलीफ दे रहा है। दांत क्योंकि आगे टेढ़े मेढ़े हैं तो मैं अच्छे से साफ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर दांत सब एक लाइन में हो तो आप इजीली साफ कर सकोगे। दांत जैसे नीचे के आगे के दांत कई लोगों के आगे पीछे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर टेढ़े मेढ़े है तो आपका ब्रश हर जगह नहीं पहुंच पाएगा, तो वहां गंदगी होती है, पायरिया की शुरुआत होती है। सो इंपॉर्टेंट रहता है, अगर आप ब्रेसेस का भी ट्रीटमेंट अगर आपके बच्चे को जरूरत है तो कोशिश कीजिए 12-13 साल की उम्र में ही वो डॉक्टर को दिखा के स्टार्ट करवा लीजिए। कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके, वो इंपॉर्टेंट है। एंड ये एज ग्रुप उस हिसाब से भी अच्छी है कि 10th स्टैंडर्ड के पहले ये काम हो जाए तो बेटर है, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड के बाद यू डोंट नो वेयर योर किड विल गो। हो सकता है वो जूनियर कॉलेज के लिए कोई दूसरी सिटी में चले जाए, और 12th के बाद तो वैसे ही कोई चीज का कोई भरोसा नहीं है, हर कोई अपनी ही रीजनल सिटी में रहे, वो तो बहुत मुश्किल हो गया आज की तारीख में, अनलेस यू आर इन अ बिग सिटी। तो भी कई स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं और फिर ये ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो बेटर है अर्ली and fast treatment and prevention if possible, intervention as needed, so that treatment अच्छा हो, results अच्छे आए and easily सस्ते में क्लियर हो जाए। जी डॉक्टर, अक्सर मुंह में जो जलन होती है उसे भी लोग इग्नोर कर देते हैं, तो अगर उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती है? तो ये मुंह में जलन का जो कारण है, समझो कुछ तीखा लिया, या कई लोगों को तो नॉर्मल खाने में भी जलन होती है। नॉर्मल हल्की फुल्की मिर्ची वाला खाना, बेसिक जो नमक होता है अपने खाने में, उससे भी जलन होती है। ये मोस्ट कॉमन उन पेशेंट्स में होती है जिनको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस करके एक कंडीशन है, जो एक्चुअली एक प्री कैंसरस कंडीशन है। मतलब ये कैंसर के पहले की बीमारी है। ये किन लोगों में होती है? जिनकी पान सुपारी गुटखा खाने की आदत हो, जिनको दिन भर पान सुपारी या कुछ तो ये लेने की आदत हो। कई लोग सोचते हैं अरे सुपारी में क्या प्रॉब्लम है, सुपारी भी उतनी ही बुरी है जितने पान और गुटखा और सब कुछ बुरे हैं। सो प्लीज सुपारी को आप
अच्छी की कैटेगरी में मत डालिए। कई लोगों का ये एक परसेप्शन होता है, सर सुपारी में क्या दिक्कत है, सुपारी की जगह सौंफ ले लीजिए, बट सुपारी मत लीजिए। सुपारी और इन सब की खाने की वजह से धीरे धीरे जो अपने गाल है उनमें फाइब्रोसिस होने लगती है, और वो गाल थिक होने लगते हैं, गट्ठे पड़ने लगते हैं उनके अंदर फाइब्रोसिस के, और उसकी वजह से जो उनके ऊपर की स्किन है बहुत सेंसिटिव हो जाती है, और पेशेंट को नॉर्मल सी चीजें भी बहुत ज्यादा जलन देती है। वो बेसिक खाना तक नहीं खा पाते। इनफैक्ट मुझे कई पेशेंट्स ने कंप्लेन किया, सर मैं तो टूथपेस्ट का जो मिंट है मेरे से तो वो भी नहीं सहन होता है। तो वो तो टूथपेस्ट तक नहीं यूज कर पा रहे अभी, क्योंकि वो मिंट जो फ्लेवर होता है थोड़ा स्ट्रांग होता है। हाँ। वो भी जब ब्रश करते हैं तो वो जलता है। वो बोलते हैं सर हम तो बिना टूथपेस्ट के ब्रश कर रहे हैं, क्योंकि हम टूथपेस्ट तक नहीं लगा पा रहे। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही कि टूथपेस्ट नहीं लगा पा रहे तो दांत अच्छे से साफ नहीं कर पा रहे, तो उनके मसूड़े भी खराब होते हैं। सो इट्स अ कैस्केड ऑफ इवेंट्स। ये ना होने की वजह से दूसरी भी प्रॉब्लम्स इकट्ठा हो गई। तो अब ये सिचुएशन, जैसे ये पेशेंट का टिपिकल कंप्लेन होता है, सर पानी पूरी नहीं खा पाता। क्यों? क्योंकि एक तो मुंह खुलना थोड़ा कम हो गया, पानी पूरी के लिए मुंह खुलना पड़ता है, और तीखी होती है, स्पाइसी होती है थोड़ी, तो वो भी जलती है। तो कई पेशेंट तो हमको बोलते हैं सर पानी पूरी खाने का है मेरे को, हम वो नहीं खा पा रहे। तो ये एक्चुअली बहुत सीरियस कंडीशन है। इट इज अ प्री कैंसरस कंडीशन, एंड ये भगवान आपको वार्निंग दे रहा है कि भाई अब तू सुधर जा, नहीं तो तू मेरे पास आने वाला है। एंड दिस इज द लास्ट स्टेज बिफोर यू गो इनटू कैंसर। सी कैंसर के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है, सब कुछ है, साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, बट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर आपकी टंग को, गाल को, होठ को कट करके निकालना पड़ता है तो आपकी लुक्स, आपकी टेस्ट, आपकी बात करने की स्टाइल, हर चीज अफेक्ट होती है, एंड इट लीव्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द पर्सन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट लेट इट गो टू दैट स्टेज। आपको उसको उसी लेवल पे रोकना है, इनफैक्ट कोशिश करनी है कि इसको रिवर्स करे। तो प्लीज, अगर किसी को ये आदतें हैं और उनमें ये बर्निंग की इश्यू है, तो उनको ध्यान रखना है कि भाई ये कुछ गलत है, हमको अपनी हैबिट छोड़नी होगी, मुझे अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। मैं अपने डेंटिस्ट से बात करती हूँ, समझती हूँ, देयर आर ट्रीटमेंट्स फॉर इट। हम एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन्स और कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं, लेजर फॉर एग्जांपल यूज कर सकते हैं, जिससे हम वो बैंड्स को क्लियर भी कर सकते हैं, और वी कैन गेट यू एज गुड एज बैक टू नॉर्मल। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हैबिट छोड़नी पड़ेगी। अगर आप हैबिट नहीं छोड़ोगे तो हम कुछ भी कर ले उसका कोई फायदा नहीं होगा, और अगर आप हैबिट छोड़ दोगे तो 80-90% काम ऐसे ही हो गया। सो प्लीज उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। ये मतलब आप भगवान के दरवाजे पे ऑलरेडी खटखट कर रहे हैं, तो गेट सीरियस अबाउट इट। डॉक्टर थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाया कि अगर छोटी छोटी ये चीजें हैं, अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो कितना महंगा बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर हम ये छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर दे तो ये प्रॉब्लम कितनी महंगी पड़ सकती है। तो ऐसे ही और विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।